मैं अगर उनको चाहे तो वो भी उनको सादर आमंत्रित कर सकते हैं मंच पर। जी, आदरणीय सिंगोरिया जी। सदन को सादर नमन। आज के हमारे द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री सुरेंद्र अवाना जी हैं। श्री अवाना जी राजस्थान से हैं और लगभग 40 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के रूप में वो गोपालन, डेयरी, मछली पालन, बतख पालन, ऊँट पालन और एग्री टूरिज्म भी का संचालन भी कर रहे हैं और उनको कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य सरकार एवं आईसीआर द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य रूप से नस्ल संरक्षण पुरस्कार, बाबू जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय हलदर अवार्ड, प्रगतिशील किसान अवार्ड, राज्य स्तरीय पशुपालक का प्रथम पुरस्कार, आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार और राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और जुलाई 2010 से श्री अवाना जी पौधारोपण प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं और लगभग 1,65,000 पौधों को रोपित कर चुके हैं और उनका पालन पोषण भी विस्तृत रूप से करते हैं और मियावाकी पद्धति द्वारा भी उन्होंने वृक्षारोपण किया है और एग्री बेस्ड मैनेजमेंट के का भी काफ़ी काम देखते हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी करते हैं हमारे श्री सुरेंद्र अवाना जी। तो मैं श्री अवाना जी को आज उद्बोधन हेतु सदन में सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री अवाना जी, आपका सादर स्वागत, वंदन। सभी को सादर नमस्कार। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आवाज आ रही है सर? जी सर जी। आ रही। तो आज का मेरा विषय है देसी गोपालन, गौशाला कह दो, डेयरी, और उसके अलावा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, और इन दोनों में थोड़ा फर्क है वो भी बताऊंगा। और उसके अलावा एकीकृत खेती। एकीकृत खेती का मतलब ये है कि जिसमें किसान के पास ये 2 बीघा जमीन हो या 100 बीघा हो, वो एकीकृत में 2 बीघा 3 बीघा में भी मिश्रित खेती, जिसको सभी तरह की खेती कर सकता है। जैसे थोड़ी जगह में सब्जी कर सकता है, थोड़ा अनाज कर सकता है, कुछ फलों के बगीचे लगा सकता है, पानी बचा सकता है। पशुपालन में जो उसका गाय में खासतौर से देसी गाय पालें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसका गोबर गौमूत्र प्राकृतिक और जैविक खेती में काम आ जाएगा। उसके अलावा और कोई भैंस पालन, बकरी पालन भी करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तो एकीकृत खेती का मतलब ये है, अगर कोई मुर्गी पाल सकता है तो वो भी 10-20 मुर्गी जो देसी है वो पाल सकता है। एकीकृत खेती का मुख्य फायदा छोटे किसानों को ये है कि एक तो उसको रोज इनकम होगी, कुछ न कुछ सब्जी बेच देगा, दूध बेच देगा, अंडे बेच देगा, तो इससे थोड़ी थोड़ी रोज इसको इनकम होगी। नंबर 2, एकीकृत खेती में पानी की बचत होगी और खाद और कीटनाशक फंगिसाइड है वो उसको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, वो उसके वहीं हो जाएगा। तो ये एकीकृत खेती में इस तरह का किसानों को फायदा है, वो छोटी खेत में भी, छोटी जोत में भी कर सकता है। ये एकीकृत खेती है मुख्य रूप से। उसके अलावा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इन दोनों में अभी पिछले कुछ वर्षों से, पहले तो हम जैविक ही जानते थे क्योंकि केमिकल की पूरे देश में खेती हो रही थी और उसके नुकसान का सबको हमको पता है क्या नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद जैविक खेती प्रारंभ हुई और जैविक खेती के बाद अभी थोड़े 5-7 साल से प्राकृतिक खेती भी इसका नाम दिया गया है। दोनों में मैं बताऊं थोड़ा सा फर्क है। जैविक खेती में अपन जो भी खाद है, कीटनाशक है या बीज है, वो हम बाहर से जैविक खरीदते हैं। जैसे केंचुआ खाद खरीदी और अपने खेत में या जहाँ सब्जी करते हैं उसमें डाली, या गोबर बाहर से खरीदा,
तो जो बाहर से आदान खरीदते हैं और करते जैविक हैं, वो तो जैविक खेती। और प्राकृतिक खेती का मतलब है कि सब कुछ आपके खेत के अंदर ही पैदा होता हो। जो मेरे यहाँ 90% प्राकृतिक खेती होती है। पूरा जो खाद है, क्योंकि 450 गिर नस्ल की गायें हैं, तो उसके गोबर और गोमूत्र से खाद और कीटनाशक फंगिसाइड बहुत अच्छा होता है। तो मुझे खाद और कीटनाशक फंगिसाइड बाहर से नहीं लाना पड़ता। एक मैं बीच में बताना चाहूंगा कि मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, वो ही बात कर रहा हूँ जो मैं मेरे हाथ से कर रहा हूँ। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, न मैंने वेटनरी साइंस पढ़ी है, न एग्रीकल्चर साइंस पढ़ी है। तो वही बातें करूंगा जो मैंने मेरे हाथों से की है, किताबी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। तो गोबर और गोमूत्र से बहुत अच्छा खाद, खासतौर से देसी गाय का जो गोबर है उससे बहुत अच्छा खाद बना रहे हैं। कीटनाशक फंगिसाइड, जैसे गोमूत्र इकट्ठा किया, उसमें आकड़ा, धतूरा, तंबाकू, करंज के पत्ते, अनार के, पपीते के आदि इनके, और थोड़ा बहुत बाहर से या आपके पास है लहसुन है, हरी मिर्ची है, इनका सबको बारीक बारीक काट के या इसकी चटनी बना के उसके अंदर डाल दें गोमूत्र में। 15 दिन सड़ाएं और डेली उसको क्लॉकवाइज दिन में 1 या 2 बार घुमाएं। 15 दिन बाद में छान के उसको, जो कचरा है जो उनको पत्तों का, उसको तो आप खाद के अंदर मिला सकते हैं, पेड़ों के नीचे डाल सकते हैं। और वो जो बचा है गोमूत्र से, जो कीटनाशक फंगिसाइड बचा है, उसको आप 50 आधा पानी आधा वो, अगर ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना है तो उसमें 2 गुना पानी मिलाकर और पेड़ों के ऊपर स्प्रे कर दें, सब्जी के ऊपर या जो भी आपके फसल है उसके ऊपर स्प्रे करें। और कुछ ज़्यादा भी डल गया, नीचे डलेगा, तो वो खाद का काम करेगा, नुकसान वाली बात नहीं। तो प्राकृतिक खेती में खाद मेरे यहाँ होता है, कीटनाशक फंगिसाइड होता है। उसके अलावा जो बीज है या पौधे हैं, वो 90% हम खुद ही देसी बीज रखते हैं, या जो और दूसरे हमारे साथी किसान हैं उनसे ले लेते हैं और उनको बदले में कुछ दे देते हैं। तो इसमें भी कोई खास खर्चा नहीं होता है। और 50% ट्रैक्टर को कम यूज़ करते हैं, ऊँट से या बैलों से ही ज़्यादातर खेती करते हैं। और जैसे 450 गिर नस्ल की गायें, उनका चारा लाना है दूर से, इधर उधर से, तो वो भी बैलगाड़ी के माध्यम से ही लाते हैं या ऊँट गाड़ी के माध्यम से। तो उससे भी एक तो बैल या ऊँट की एक्सरसाइज हो जाएगी, हमारा 100-200 रुपये का डीजल बचेगा। और डीजल जलता है तो पर्यावरण का दूषित होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है। तो ये एक तरह से पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा फायदा है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में थोड़ा सा फर्क है कि जैविक में हम कुछ बाहर से खरीद के लाते हैं, प्राकृतिक खेती में हमारे खेत में ही सब कुछ पैदा होता है, ये प्राकृतिक खेती। उसके अलावा किसान अगर चाहे तो छोटी छोटे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेड़ पे पेड़ लगाना। तो छोटा आपका खेत हो या बड़ा हो, मैंने तो अगर कभी किसी का मौका मिले, जयपुर से 50 किलोमीटर दूर है, अजमेर अहमदाबाद रोड पे, तो आप देख भी सकते हैं 5-5 फीट पे मेड़ पे पेड़ लगा रखे हैं। तो उन पेड़ों से अनगिनत फायदे हैं। जैसे खेत के अंदर फसल सब्जी कुछ अपन ने बो रखा है, बाहर से ठंडी और गर्म हवा आती है, तो उनको वो पेड़ रक्षा करते हैं। नंबर 2, आपके पशुधन है, तो ये ऐसे पेड़ हैं जो 50% से ज़्यादा चारे वाले पेड़ हैं, जैसे नीम है, आड़ू है, सेंजना है, सहतूत है। और इसके अलावा औषधीय पौधे भी हैं। ये मोरिंगा, जो सेंजना जिसको डोमेस्टिक बोलते हैं, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर औषधीय गुण है तो सेंजना में है, जिसको आजकल हम सुपर फूड भी बोलते हैं। इसके अंदर 7 चीज़ें होती हैं: जड़, तना, छिलका, गोंद, फूल, पत्ती और फली। मैं 200 किलो डेली फूल, पत्ती और फली की कुट्टी काटकर देसी गौ माता को खिलाता हूँ। ये मेड़ के ऊपर बारी बारी से सब पेड़ लगा रखे हैं। आप वंडर करेंगे कि मेरे फार्म पर 12,000 सेंजने के पेड़ हैं, मोरिंगा। और अब संख्या थोड़े बड़े हो गए हैं,
तो अब इनका पत्तियां सुखाकर बाजार में सेल भी करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग करके। बाकी पहला है कि 200 किलो तक डेली हरा चारा की कुट्टी कटती है, उसमें 200 किलो सेंजने के पत्ती, फली और फूल सहित डालते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये मेड़ पे औषधीय पौधे जैसे आंवला है, सेंजना, ये लगा सकते हैं। नीम भी औषधीय पौधे में आता है, ये मेड़ पे लगा सकते हैं। तो पूरी मेड़ को कवर करेंगे तो पर्यावरण के लिए अच्छा काम होगा, हरा चारा भी मिलेगा और ठंडी गर्म हवा जो आपके खेत में आएंगी उनको भी बचाएगा। तो इस तरह से आप एकीकृत खेती के अंदर मेड़ पे पेड़ भी लगा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा आप सभी तरह के फलों के बगीचे, जैसे मैंने अभी मियावाकी पद्धति से पेड़ लगाए हैं करीब 2 बीघा में। तो मियावाकी पद्धति है, ये जापान का नाम है ये मियावाकी, जिसको हम हमारी भाषा में जंगली खेती भी कह सकते हैं। जैसे जंगल होते हैं 3-3, 4-4 फीट पे पेड़ लगते हैं, इस तरह से मैंने लगाया। और इस मियावाकी पद्धति जो जंगली खेती है उसका सबसे बड़ा फायदा है, इसमें पेड़ों में कंपटीशन होता है पास पास में होने से। सनलाइट ऊपर से आती है तो कंपटीशन की वजह से उनकी हाइट अच्छी होती है। तो इसमें मैंने 3 तरह के पेड़ लगा रखे हैं। फलों के पेड़ हैं, औषधीय हैं और चारे वाले हैं। औषधीय में जैसे आंवला है, सेंजना है, उसके अलावा बीच में मेहंदी भी लगा रखी है। और 3-3 फीट के बाद कहीं कहीं थोड़ा गैप है तो उसके मैंने अभी हल्दी, काली हल्दी और पीली हल्दी दोनों लगा रखी है। रतालू है, जमीकंद है, अदरक है, ये बीच में थोड़ा गैप है, पपीता भी लगा रखा है। ये जो चीजें हैं ये थोड़ी थोड़ी छाया के अंदर भी, इनको ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए और ज्यादा छाया भी नहीं चाहिए। तो जैसे हम चारे की कटिंग करेंगे, इनको सर्दी के अंदर तो धूप मिलेगी, तो इतनी धूप चाहिए इनको। तो बीच के अंदर इसके ये इस तरह की खेती भी जो आपके यहाँ संभव है वो कर सकते हैं। तो आपको इससे एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, उत्पादन चारे का हो, फलों का भी। अब एग्रीकल्चर की भाषा में तो 10-10, 15-15, 20-20 फीट पे फलों के बीच में गैप होना चाहिए ताकि पौधा पूरी ग्रोथ करे और उसके फल अच्छे लगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे एक तरफ सहतूत लगा दिया, एक तरफ सुबबूल है, बीच में मान लो आम का पेड़ है, तो जैसे ही वो सहतूत और सुबबूल आम को टच करेगा, छाया करेगा, तो उसको काट लेंगे। चाहे हर महीने काटो, 3 महीने से काटो, 4 महीने से, तो वो आपको ग्रीन पाउडर मिल गया, हरा चारा आपके पशुधन के लिए। और वो उस पेड़ जो आम का है उसमें ग्रोथ अच्छी होगी। फल में मैं जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ 3 साल से कि फल का उत्पादन पूरा ले रहा हूँ, उसमें कोई किसी तरह की रुकावट नहीं आती। और पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा काम है। आपने एक 2 बीघा में ही अगर 2-3 हज़ार पेड़ लगा दिए तो वो कितना ऑक्सीजन देंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि पक्षी उसमें रहेंगे और पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे, उनका परिवार बढ़ेगा। अब आजकल हमारे यहाँ कुछ तरह के पक्षी हैं विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको दाना पानी तो दूर कहीं भी जाके ले सकते हैं, पानी भी पी लेंगे, दाना ले लेंगे, लेकिन उनको उनका परिवार बढ़ने के लिए उनको घोंसले बनाने हैं, और वो घोंसले सिर्फ पेड़ों पे ही बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा पर्यावरण के लिए ये फायदा भी है इस मियावाकी पद्धति या वृक्षारोपण जो मेड़ पे पेड़ है इसका। अब मैं बात करता हूँ मुख्य रूप से देसी गौपालन, गौशाला, जिसको हम आधुनिक भाषा में जो कॉमर्शियल, मैं तो कॉमर्शियल काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर डेयरी भी आप कह सकते हैं इसको। जैसे मैं बताऊं आपको कि 450 गिर नस्ल की गाय है और 12 दिसंबर 16 को 2 गाय से मैंने प्रारंभ किया था। उससे पहले मैं 4 से 5 घंटे, 3 घंटे खेत में देता था, लेकिन मेरे बच्चों की शादी के बाद अब मैं मेरे फार्म पे, खेत पे 10 घंटे मैक्सिमम रहता ही रहता हूँ। और खेत पे रहने का मतलब पूरी हर चीज़ों को, जो भी जैसे एकीकृत खेती है तो सब तरह की खेती है, उसको अच्छी तरह से संभालना, वो काम भी हो जाता है। कुछ साथी डेयरी खोलना चाहते हैं, गाय लाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आप 4 से 6 घंटे उनको नहीं दोगे तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो। 1 या 2 गाय घर के लिए आप पाल सकते हो, लेकिन उनकी संख्या बढ़ाते हो 10 गाय, 15 गाय, 20 गाय, 100 या 200, तो आपको रेगुलर समय देना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये
आप अच्छे से अच्छा मैनेजर रख लो, अच्छा स्टाफ रख लो, आपके फैमिली मेंबर भी हैं, लेकिन उनके भरोसे ये नहीं चलेगी। अगर आपको करना है तो स्वयं को खुद को टाइम देना पड़ेगा। और मैं जिस दिन 10 घंटे या 8 घंटे देना, कम से कम 4 घंटे तो देने ही है, बाकी मैं दूसरे फार्म में दूसरी जो फसलें हैं, अनाज है, सब्जी है, उसको टाइम देता हूँ। लेकिन 4 से 5 घंटे डेली गायों को देता हूँ। और आप देखिए कि मैंने 2 गाय से 60 गाय तक वीकली 2-2 खरीदी। और उसके बाद वो जो हमारे आसपास में अजमेर ज़िले में, जयपुर ज़िले, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, इसमें गिर गाय, वो थोड़ी-सी नस्ल बिगड़ी हुई थी, तो उसको रैंडी बोलते हैं हम। दूध में कोई अंतर नहीं था उसमें, दूध सेम था, और वही उसके कूबड़ और वो वैसी थी, लेकिन प्योर ब्रीड नहीं थी। तो मैंने मेरे यहाँ गाय खरीदने के बाद बुल भी रखे, नंदी, और उसके बाद 18 में प्रधानमंत्री जी ने सेक्स सॉर्टेड सीमन की परमिशन दी। और आप देखिए कि सेक्स सॉर्टेड सीमन, हालांकि कुछ साधु संत और लोग हैं वो सीमन को अच्छा नहीं मानते हैं, वो नंदी से ही सर्विस लेना चाहते हैं, नंदी महाराज जी रखना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि देसी गौ माता को, आज पूरे देश में अभियान चल रहा है कि देसी गाय को पालो और बचाओ। तो देसी गाय को अगर बचाना है, मेरा पर्सनल अनुभव और मैं जो कर रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, कि उसके लिए आपको शुरू में सेक्स सॉर्टेड सीमन ही यूज करना पड़ेगा। आज शुरू में मैं 1050 का सीमन लाता था जब परमिशन मिली थी, उसके बाद 1200 रुपये का सीमन लाता था। 5 साल से मैं राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसके फायदे बता रहा हूँ। पिछली गवर्नमेंट में समझ में आया था, 100 करोड़ बजट में डाला, लेकिन हम किसानों को नहीं मिल पाया। इस बार मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को समझाया तो हमें सब्सिडी के बाद 80 रुपये में राजस्थान के किसानों को गिर गाय और थारपारकर का सीमन मिल रहा है, सॉर्टेड सीमन। वो जो मैं यूज कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा ही 19-20 है, क्वालिटी में कोई ज्यादा नहीं है, बस उस बुल की मदर के थोड़ा सा दूध, जो 1200 रुपये का सीमन है या 1050 का, उसकी मदर के दूध है वो 26, 27, 28 लीटर है। और हमारे यहाँ भी सरकार दे रही है उसके 24-25 लीटर दूध है, इतना सा ही अंतर है। बाकी वही 90% बछिया पैदा होगी। तो इस तरह से अगर देसी गाय को बचाना है, देखिए आज पूरे देश में अभियान चल रहा है कि देसी गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दें। और अभी थोड़े दिन पहले, चुनाव से पहले, महाराष्ट्र में भी इसको राज्य माता का दर्जा दिया गया था। मैं भी उन लोगों के साथ हूँ जो राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि गौ माता, देसी गाय तभी बचेगी जब वो 15 लीटर, 17 लीटर, 18 लीटर दूध देगी। अदरवाइज आज हमारे किसानों के पास दूध, वो 4 लीटर वाली दूध गाय है, वो 4 महीने ही दूध देती है, और वो 3-4 लीटर दूध देती है, 2 लीटर देती है, तो वो उसको सुबह दूध निकाला और उसको गांव में छोड़ देते हैं, वो खेतों में नुकसान करती है, रोड पे एक्सीडेंट होती है। अगर मैंने जैसे 10 लीटर वाली गाय खरीदी और उसके सॉर्टेड सीमन लगाया, और सॉर्टेड सीमन से उसके जो बछिया पैदा हुई, वो बछिया जब 2.5 साल में गाय बनी, उसके 14, 15, 16, एक बछिया के 17 लीटर तक दूध हुआ है। जो 10 लीटर वाली की बछिया है उसके 17 लीटर तक, 15 लीटर तक दूध होता है। और फिर वो जब 2.5 साल बाद गाय बनेगी तो उसके वही सॉर्टेड सीमन यूज करेंगे तो बछिया ही होगी, और वो 18 से 22 लीटर तक दूध देगी। ये प्रैक्टिकल से मेरे यहाँ हो रहा है, आप कोई भी सज्जन आके देख सकता है। मैं बताऊंगा कि ये 10 लीटर वाली थी, इसके ये बछिया हुई, इसके 15 लीटर हुआ, इसकी बछिया की अब वो गाय बनने वाली है, और उनके मुझे उम्मीद है कि 20 लीटर के लगभग दूध होगा। तो इस तरह से सॉर्टेड सीमन लगाएंगे और दूध का उत्पादन बढ़ेगा, तो किसान 15 लीटर, 16 लीटर वाली गाय को कोई भी किसान कभी भी गाँव में या रोड पे नहीं छोड़ेगा, वो उसको बांध के रखेगा। क्यों? कि उसको घर के लिए तो 1-2 लीटर दूध चाहिए, लेकिन उसके बाद दूध बचेगा तो गाय का दूध है वो 50 रुपए से 100 रुपए तक लीटर तक बेच सकता है। तो उससे एक इनकम होगी उस गौ माता से, किसान को या रखने वाले को तो इनकम होगी, तो वो हमेशा उसको
बाड़े में रखेगा, घर पे रखेगा, उसकी सेवा करेगा, उसको ढंग से जब वो इनकम देगी तो उस अच्छा बांट खिलाएगा, अच्छा हरा चारा खिलाएगा और उसकी साथ संभाल करेगा, तब ही देसी गौ माता की सेवा भी होगी और देसी गौ माता मेरे हिसाब से बचेगी। अदरवाइज वो 2 या 4 लीटर दूध देगी तो किसान, खास तौर से हम जो अच्छे गाय की सेवा करते हैं, पालते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं, आराम से रखते हैं, लेकिन मैं आम किसान की बात कर रहा हूँ जो जर्सी गाय और भैंस पाल रहा है, वो देसी गाय नहीं पाल रहा है, मैं उस किसान की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह से वो देसी गाय को 15 लीटर से 20 लीटर ले जाएगा तो देसी गाय बचेगी ही नहीं, वो घर घर में पलेगी और उसके गोबर गोमूत्र से वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करेगा और उससे जो उत्पाद पैदा होगा उसके तो अनगिनत फायदे हैं। किसान को उससे 2 रुपए ज्यादा भी मिलेंगे और जो भी उत्पाद वो, चाहे दूध हो, घी हो या फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, जो भी उस गोबर गोमूत्र से अनाज और फल सब्जी पैदा होंगे, जो भी आदमी उसको खाएगा, किसान को 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे और जो उसका सेवन करेगा वो स्वस्थ रहेगा। ऐसा वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के जो भी अनाज फल सब्जी यूज करेगा वो स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे देसी गौ माता बचेगी। ये मैं कर रहा हूँ इस फार्मूले पे, दूसरे किसानों को भी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और अगर 15 लीटर 16 लीटर दूध देने लग जाए और उन्हीं में से किसी एक गाय का अच्छा बच्चा है 15-20 लीटर वाली का, उसको वो नंदी के रूप में 10 गाय 5 गाय वाला किसान है तो वो गांव में भी छोड़ सकता है और उस नंदी को रख के और फिर चाहे वो सॉर्टेड सीमन बंद कर दे, जब कुछ गायें उसके पास 15 लीटर 17 लीटर 20 लीटर वाली हो जाए तो फिर दोबारा वो नंदी, अच्छा नंदी तैयार करके दूसरे किसानों को भी दे सकता है और खुद भी उनकी सेवाएं ले सकता है। 2-3 साल उस नंदी को रख के दूसरों किसानों को एक दूसरे से अदला बदली भी कर सकते हैं। सॉर्टेड सीमन के मुख्य रूप से 3 फायदे हैं किसानों को भी, रखने वालों को। नंबर 1, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया कि 10 लीटर वाली गाय के जो बछिया पैदा होगी सॉर्टेड सीमन से, एक तो बछिया ही पैदा होगी, दूसरा वो जब गाय बनेगी तो क्योंकि जो जिसका सीमन है उसके उसकी मदर के दूध है 28 लीटर 26 लीटर 30 लीटर और गाय के है 10 लीटर। तो जिस सीमन को यूज करेंगे उस नंदी महाराज के मान लो 28 लीटर है और उसके 10 लीटर है, तो वैज्ञानिक भी मानते हैं और मैंने भी अनुभव लिया है कि उस गौ माता के 3 4 5 6 7 लीटर तक दूध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा सॉर्टेड सीमन लगाने से। नंबर 2, नस्ल सुधरेगी। जो हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि रेंडी गाय है, 10 लीटर वाली रेंडी गाय आज हमारे यहाँ 50 55 60 हजार में मिल जाती है और वो ही जो सॉर्टेड सीमन से बछिया जो रेंडी से गिर बनेगी प्योर, वो 10 लीटर दूध देगी तो भी वो 1 लाख रुपए की बिकेगी और 12-13 लीटर होगी तो 1-1.25 लाख की बिकेगी। तो किसान के या जो गोपालक है उसके एक तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उस बछिया से 3 4 5 लीटर तक दूध बढ़ेगा। नंबर 2, नस्ल सुधरेगी और वो बछिया को सेल करेगा, गाय को सेल करेगा तो उससे भी उसकी डबल इनकम होगी। दूध से इनकम होगी, उसको सेल करेगा, मान लो 4 बछिया हो गई, 2 उसको बेचनी है तो लाख लाख की बेचेंगी, वैसे 50,000 की बिकेंगी तो इनकम होगी। और नंबर 3 सबसे बड़ा फायदा है कि 90% बछिया ही होगी। जैसे कोई किसान के 10 गाय ब्याती हैं, उसके 5 बछड़े और 5 बछड़ी, और वो बछड़े हैं किसी काम के नहीं है, वो रोड पे एक्सीडेंट करते हैं, लोगों के खेतों में घुस जाते हैं तो फसलों को नुकसान करते हैं और ये जो तस्कर हैं इनके संपर्क में आ गए तो वो गाड़ी भर के उधर ले जाते हैं, यानी हर तरह से नुकसान ही नुकसान करते हैं। तो 90% बछिया होगी। किसी किसान के 10 गाय भी आएंगी, 5 बछड़े 5 बछड़ी, मेरे 9 या 10 बछिया होगी, 2.5 साल में मैं तैयार करके बेचूंगा तो लाख रुपए प्लस की बिकेगी। उससे भी इनकम बढ़ेगी। तो ये 3 तरह के फायदे हैं सॉर्टेड सीमन के कि दूध का उत्पादन बढ़ेगा बछिया के और
नस्ल सुधरेगी तो इनकम बढ़ेगी किसान की, दूध से इनकम बढ़ेगी, और तीसरा ज़्यादा बछिया होंगी और सेल करेगा तो उससे भी इनकम, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो मेरा ये निवेदन है, और उसके बाद अगर कोई सीमन नहीं यूज़ करना चाहे तो अच्छे नंदी तैयार करके और वापस उनकी सर्विस ले सकता है, दूसरों को भी दे सकता है। और एक और मैं बताऊं कि मेरे एक 27 लीटर वाली गाय के जो 10% बछड़े होते हैं, बछड़ा हुआ है, अब वो अभी 9-10 महीने का है, जिनका मैं सीमन लेता हूँ तो कंपनी वालों ने उसको कहा कि ये दूध से हट जाएगी, ये करीब 10-11-12 महीने का हो जाएगा। तो हम इसको टेस्ट करेंगे, कोई किसी तरह की डिजीज नहीं होगी इसमें, तो हम इसको 8 से 10 लाख तक खरीद भी सकते हैं। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि इस सीमन को अपनाने से किसानों की 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक इनकम बढ़ेगी। और उसके बाद नंबर 2 मैं बताना चाहूँगा कि जो गौमाता है उसको संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में सूखा चारा, हरा चारा और जो दाना है जिसको हम बाट भी बोलते हैं, अंग्रेजी में फीड बोलते हैं, तो जो दाना है, ये तीनों बैलेंस मिलना चाहिए इनको। हमारे राजस्थान की बात करूं तो इन दिनों में बारिश में हरा चारा खूब होता था, तो किसान है वो हरा चारा ही हरा चारा खिलाता था। तो उसके आप देखेंगे जो बिल्कुल पूरा हरा चारा खिलाते हैं उनके गोबर भी पतला आता है, डाइजेशन उसका ठीक नहीं रहता। वो हरा चारा जो उसके गुण करना चाहिए गौमाता के या दूसरे पशु के, वो नहीं कर पाता। इनको कम से कम 30-40% तो सूखा देना ही देना चाहिए। जो पशु जुगाली करते हैं उनको सूखा चारा बहुत जरूरी है। और बैलेंस डाइट में आपके पास हरा ज्यादा है तो आप 60-70% दे सकते हैं, 30% सूखा। आपके पास सूखा ज्यादा है तो हरा चारा 30%, 40% तक तो देना ही देना चाहिए। और जो दाना है, जो बाट है, उसकी बात करें तो बॉडी मेंटेन का, चाहे वो दूध दे या नहीं दे, प्रेग्नेंट होती है उसको दाना में, जब प्रेग्नेंट है वो, तो किसान क्या करता है, दूध बेच के बांट लाता है, और जब दूध नहीं देती है तो उसको बांट नहीं खिलाता है। उस समय बहुत जरूरी है उसको, जो लास्ट का 8वां महीना 9वां महीना चल रहा है, तो उसकी बॉडी मेंटेन का 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को अच्छा दाना, जिसमें सारी चीजें हो, जैसे मक्का भी हो, अनाज भी हो सीजनल, खल बिनोले काकड़े भी हो, और थोड़ा गुड़ भी हो, थोड़ा गंवार कोरमा भी हो, चावल की चूरी हो, चने की चूरी हो, चावल की भूसी हो, थोड़ा नमक और मिनरल मिक्सर। ऐसे अगर 100 किलो को आप डिवाइड करेंगे तो वो अच्छा दाना बन जाएगा। आप घर पे ही बना सकते हो, रेडीमेड भी ला सकते हो। और दुधारू जो गौ माता है, गाय है दूध देने वाली, उसको 1 किलो बॉडी मेंटेन का सुबह, 1 किलो शाम को, और उसके अलावा 1 लीटर दूध देती है तो उस पर 400 ग्राम दाना देना चाहिए। जैसे कोई गौ माता है वो 5 लीटर दूध देती है, तो 5 चौक 20, 2 kg तो वो हो गया, और 1 kg बॉडी मेंटेन का, 3 किलो उसको सुबह, 3 किलो शाम को। इस तरह से हरा चारा, सूखा चारा और बाट ये देंगे, संतुलित आहार, तो हर तरह से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, टाइम पे हीट में आएगी, रिपीट नहीं होगी, शरीर बाहर नहीं आएगी, कुपोषण की जो बीमारियां होती हैं वो उसमें नहीं होगी। हरे चारे का मैंने बताया कि मेड़ पे पेड़ लगा दो, 25 तरह का है, जिसमें अगर कोई किसान कर सकता है तो नीम, अर्डू, सेंजना और गंवार पाठा, जैसे सेंजना, गंवार पाठा और नीम, ये औषधीय हरा चारा है। अब बहुत से किसान मेरे को पूछते हैं कि साहब ये नीम हरा चारा थोड़ी, ये गंवार पाठा गायों के लिए थोड़ी, ये सेंजना तो क्या होता है, कैसे खिलाएं? ये IGFRI झांसी, जो भारत सरकार का जो अनुसंधान केंद्र है झांसी में, उसने 2 बार मुझे सम्मानित भी किया। उन वैज्ञानिकों का बताया हुआ है कि नीम बहुत अच्छा हरा चारा है। उसके जो नीम के हमें फायदे होते हैं दांतुन से, नीम की कोंपल खाने से, वही गौ माता के या पशुधन के होती है। जैसे नीम खिला रहे हो आप एक गौ माता को आधा किलो, 1.25 किलो डेली, तो खून साफ रहेगा। उसको कीड़े मारने की दवाई किसान भूल गया, टाइम पे नहीं दी, तो वो भी उसका काम करेगा। और सबसे बड़ा फायदा हुआ कि नीम
सेंजना, ग्वारपाठा खिलाने से उसके दूध के औषधीय गुण बढ़ेंगे। हम डायरेक्ट सेंजने की फली, फूल की सब्जी नहीं खाते, ग्वारपाठा हम नहीं खाते, न जूस पीते हैं, नीम का दातुन नहीं करते। अगर गोमाता को खिला के और वो दूध आप सेवन करेंगे, वो घी सेवन करेंगे, उस छाछ को लेंगे, तो वो इनडायरेक्ट उन तीनों का, नीम का, सेंजने का और ग्वारपाठे का असर आपके शरीर में आएगा। और इनसे जो लाभ होंगे, जो भी जिस बीमारियों में, चाहे घुटनों के लिए हो या लीवर, किडनी, कहीं भी फायदे होंगे, वो आपको फायदे मिलेंगे। तो इस तरह से जो भी पशुपालक चाहे एक गाय रखता हो या हो, तो मेरा निवेदन है कि बहुवर्षीय चारा लगाएं। जिसके पास जमीन है, नहीं है तो कम से कम एक नीम, 2-3 सेंजने और थोड़ा सा उनके नीचे ग्वारपाठा लगा के वो अपने उनको खिलाएं, तो वो गोमाता भी स्वस्थ रहेगी और औषधीय गुण दूध के अंदर आएंगे। तो ऐसा मेरा ये निवेदन है। उसके अलावा जो वैसे तो देसी गाय रफ टफ है, बहुत कम, अगर सर्दी से गर्मी से, वैसे तो गर्मी 45-50 टेम्परेचर तक, खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश या यूपी, बिहार, हरियाणा, गुजरात में टेम्परेचर 45 तक जाता है, 50 तक भी जाता है। तो देसी गाय की कोई ज़्यादा बस छाया होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। सर्दी भी मान लो 5 से नीचे आता है तो थोड़ा सा कवर्ड में उनको रात को, दिन में तो धूप में बैठ जाएगी, रात को उनको थोड़ा सा कवर के अंदर कर देंगे। तो ये रफ टफ है। फिर भी मैं मेरी बात करूं तो पिछले कुछ वर्षों से होम्योपैथी और आयुर्वेद में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये रफ टफ है, बीमार बहुत कम होती है। लेकिन बायदी भी हो गई तो उसमें होम्योपैथी में आजकल सब दवाई आ रही है, आयुर्वेद में भी है। हमारे बुजुर्ग तो पहले यही जड़ी बूटियां, औषधियां देके ही पशुधन को ठीक कर लेते थे, तो उससे ये फायदा है। अंग्रेजी दवाई देते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि उस समय उसका दूध पीने योग्य नहीं होता, मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन लोग है वो बेचते हैं, कॉमर्शियल काम करते हैं, वो मिला देते हैं। अगर आप देसी गोमाता या किसी भी पशुधन को आप होम्योपैथी और आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस दूध का सेवन कर सकते हैं, उसको काम में ले सकते हैं, किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये भी मेरा निवेदन है कि धीरे धीरे आप आयुर्वेद और होम्योपैथी में ही इसका उपयोग करें। तो इस तरह से ये जैविक, प्राकृतिक और देसी गोमाता और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की मुख्य रूप से बात की। और सर अभी 5-10 मिनट हैं या क्वेश्चन और चलना है, कैसे क्या करना? सर अब थोड़े प्रश्नोत्तर हो जाए, हमारे सदन में प्रश्नोत्तर, कुछ लोग आपसे प्रश्न पूछना चाहें जी जी, तो। स्वागत वैसे है। अभी आपको 10 मिनट और है सर। हम 10 मिनट और बता दो तो। 10 मिनट आप और नहीं अपनी अभी बात अभी कहिए। प्रश्नोत्तर ही ले लीजिए। आदरणीय रामचंद्र मेहराज भाई साहब, आप प्रश्नोत्तर ही ले लीजिए, क्योंकि समय से पूछता नहीं और हैंड राइज हो जाते हैं जी। जी, तो मैं अब प्रश्नोत्तर के लिए सदन से आमंत्रित करता हूं कि जो भी भाई हैंड रेज करेंगे तो उनके प्रश्नों के जवाब सर देंगे। तो जिनको सर, पहला प्रश्न तो मेरा ही है। मैं जी रमेश मेहरा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से हूँ। जी जी ये गिर गाय की आपने बात की, तो गिर गाय में हमारे यहाँ जब मैं स्वयं ने लेकर के आया था तो सर थनैला रोग बहुत हुआ, और उसके कारण मुझे नुकसान भी हुआ और मुझे डेयरी बंद भी करनी भी पड़ी। तो जी। सर थनैला रोग का क्या मतलब आप उपाय करते हैं वो बताएं जी। देखिए, सिर्फ गिर गाय में ही नहीं, जो भी देसी गोमाता है, जैसे 4 ब्रीड हैं जो खास तौर से राजस्थान में भी होती हैं, जिनका हाई यील्ड मिल्क होगा, जो 12, 15, 16, 20 लीटर दूध देंगी, चाहे वो थारपारकर हो, गिर हो, साहिवाल हो या राठी हो, तो उनके ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी थनैला रोग वाली। थनैला रोग में मैं निवेदन करूं, पहला तो अगर पशुपालक जो दूध निकालने वाले हैं वो अगर बिल्कुल सचेत रहेंगे तो ये रोग ना के बराबर है। पहला तो दूध निकालने के बाद आधे घंटे तक उसे, गोमाता को या जो भी आपके ब्रीड है, उसको खड़ा रखें,
क्योंकि जब दूध निकलने के बाद उसके जो थन के जो छिद्र होते हैं वो आधे घंटे तक खुले रहते हैं, और जो कीटाणु आपके बाड़े में है, मिट्टी में है, वो रहते हैं, तो उसके कारण थनैला बीमारी बढ़ती है। तो आप पहला तो प्रिकॉशन ये रखें कि उसको आधे घंटे तक खड़े रखें, उसको बैठने नहीं दें। नंबर 2, पहले दिन उसका थनैला रोग होता है तो थोड़ी सी थन को लाल लाल होता है, और कोई किसी तरह की दिक्कत है, जो दूध निकालता है वो पहचान सकता है कि थन लाल हो रहा है, रेडिशियर। तो वो अगर खुद मालिक है या अपने मालिक को बता दे तो उसका 2-3 ट्रीटमेंट है, मैं भी बताऊंगा, होम्योपैथी में भी आयुर्वेद में भी, तो वो थनैला रोग वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन फिर क्या होता है, अगर आपने लापरवाही की, दूसरे दिन उसमें फिर हल्का हल्का पेन होगा, लाल लाल होने के बाद पेन होगा तो गोमाता के दर्द होगा तो पैर को इधर उधर करेगी। उस समय आप सचेत होके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो तो भी बच जाएगी। नंबर 3 है कि तीसरे दिन फिर उसके अंदर हल्के हल्के यूं छिछड़े से आएंगे, और चौथे दिन या तीसरे दिन हल्का सा ब्लड भी आ सकता है। ब्लड आने तक तीसरे दिन तक आप उसका ट्रीटमेंट कर लेते हो तो वो बच जाएगा। अदरवाइज चौथे दिन के बाद या 5वें दिन के बाद कोई सा भी ट्रीटमेंट कर लो, वो बचेगी नहीं। तो उसके ये हमारी लापरवाही से ही होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम तो हल्दी और गंवार पाठे का हल्का सा पहले दिन लाल लाल होता है तो लेप करते हैं, और उसके बाद होम्योपैथी के अंदर मेरे एलएसए और डॉक्टर हैं, मैं तो पूरा एक किट ही बना रखा है, 50 तरह की जो भी इनके डिजीज होती है उनके सारी होम्योपैथी दवाइयाँ फार्म पे ही रखता हूँ, और वो कंपाउंडर 24 घंटे रहता है, एक एक दिन में रहता है, वो उसका ट्रीटमेंट करता है। तो होम्योपैथी वाली दवाई आप दिन में कभी भी कोई भी किसी को दिक्कत हो, मैं वो लिखवा दूंगा, उनके नाम अभी मुझे प्रॉपर पूरा ध्यान नहीं है, तो उन पे देख के और मैं मेरे डॉक्टर से बात करके लिखवा दूंगा। तो ये इस तरह की अगर सावधानी बरतें तो मैं समझता हूँ। मेरे यहाँ तो पार्लर है, तो खड़ी पार्लर मशीनों से दूध निकलता है, तो वो आधे घंटे तो वैसे ही पार्लर से आना जाना रहती है। तो मेरे यहाँ ये देखिए, अभी शुरू में ज्यादा थी, अभी 95% डिजीज नहीं है, डिजीज फ्री है। वो अगर मैं खुद ध्यान रखता हूँ वही कारण है, तो आप खुद सचेत रहें तो ही इसका इलाज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सर और दूसरा प्रश्न एक और है सर, कि जी। जैसे मैं नर्मदापुरम में रहता हूँ, और हमारे यहाँ नर्मदापुरम में बहुत मतलब ठेगनी जाति की गाय है, प्रजाति जी की। जी पर यदि हम इनके साथ आर्डिमन सीमन का उपयोग करते हैं तो क्या वो उन बछड़ों का या बच्चियों का भार सहन कर सकेगी या नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं होगी। 99% 95% तो यही होना चाहिए, जो ब्रीड है बड़ी, जैसे गिर है, थार पारकर है, साहिवाल है, राठी है, या इन्हीं का सीमन मिलता है, वो यूज करना चाहिए। आपके जो कम एल्ड वाली है शायद उनका सॉर्टेड सीमन है नहीं, 4-5 का ही आया है, और मुर्रा भैंस का है, तो उन्हीं का लगाना चाहिए। लेकिन हमारे राजस्थान में बताऊं, जर्सी गायों के कुछ है वो गिर का सीमन लगा दिया, तो दूसरी जी तीसरी पीढ़ी में थोड़ा सा दूध की क्वालिटी ठीक हो जाती है, लेकिन उसका असर तो आता ही है। तो जी मेरा ये निवेदन है कि उनके तो बिल्कुल ही नहीं लगाएं, जो कम हाइट की हैं, वजन कम है, वो नहीं सहन कर पाएंगे, और जी जी आप उसी के लगाएं। गुना कितना दूर है आपसे? अभी गुना अमित शर्मा जी हैं, मेरे से 2 बड़ी गाय ब्याने वाली और 2 बछिया ले गए हैं, और पिछला 1-1.5 महीना हो गया उनको। तो वो प्रेग्नेंट ले गए हैं और छोटी बच्चियां ले गए हैं, वो इसीलिए कि भाई वहाँ हमारे क्लाइमेट में वो बच्चा देंगी, तो उसके बाद दूध है वो उतना ही होगा जितना कि हमारे यहाँ हो रहा था। और वो बच्चियां जब बड़ी होके गाय बनेगी, उस क्लाइमेट में दाना पानी क्लाइमेट सारा होगा, तो वो ले गए हैं। कभी गुना आपका जाना हो तो मैं एड्रेस दे दूंगा, आप देखें, वहाँ उनके वहाँ सक्सेस हो रही है। और कोई प्रश्न? जी बने सिंह जी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आदरणीय बने सिंह जी। जी जय आदरणीय, सदन को कोटि कोटि नमन। आज के मुख्य वक्ता जी आदरणीय, आपके पास जो छोटी बछड़ियां हैं कि हम ला सके? एक बार मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी गाय लेके आया था गिर, तो हमारे यहाँ आकर के वो नहीं सक्सेस हो पाई मैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटी बछड़ियां ला करके भी उनकी शुरुआत करें हम। हाँ बिल्कुल,
जैसे मैंने बताया अभी अमित शर्मा जी ले गए, एक आपके पांडे जी कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, आपके मध्य प्रदेश में कोई सरकार की योजना है 25 गायों की 42 लाख वाली, वो सेक्रेटरी साहब मुझे बता रहे थे, आईएएस है रिटायर, तो अपने बच्चे को करवा के दे रहे हैं 25 गायों की, इन्होंने बुक कराई है। तो क्या होता है, दूध कम नहीं होता है और क्लाइमेट में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे यहाँ से दूध वाली गद मान लो एक टाइम का 7 लीटर 14 लीटर वाली आप गाय ले गई, 2 दिन वो सफर में रहेगी और उसको ना हरा चारा मिलेगा, सूखा बांट भी वो नहीं खा पाएगी, फिर आपके यहाँ चेंज हो गया बांट हरा चारा सूखा चारा, तो स्वाभाविक है सफर के कारण उसके अंदर 7 लीटर टाइम का दे रही है, वो 4 लीटर 3 लीटर तक देगी। और फिर ये इतनी सेंसिटिव है देसी गौ माता कि वो 3-4 से शायद 1-2 लीटर बढ़ सकता है, इस पहले ब्यात में नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने ये किया कि प्रेग्नेंट ले गए और बच्चियां ले गए। तो आप भी उनको एक बार गुना में मैं नंबर दूंगा, उनसे बात कर लें, और स्वागत है, बच्चियां मेरे यहाँ से ले जा सकते हो। क्लाइमेट तो आपके और मेरे यहाँ का तो एक जैसा ही है, हमारा तो झालावाड़ जिले से लगा हुआ बॉर्डर पे 15 किलोमीटर अंदर मात्र। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ट्रांसपोर्टेशन और चारा पानी बदलता है ना, उससे थोड़ा सा 2 दिन कम होता है दूध, फिर धीरे धीरे 50% 60% का तो पूरा हो जाता है, और कुछ में थोड़ा सा कम होता है, वो अगले ब्यात में हो पाता है। जी जी धन्यवाद। योगाहार से हमारे यादव जी का हैंड रेस है, तो वो अपनी बात कहें। मैं आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय स्वयं भ्राता जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनके प्रसाद को, उनकी गौ सेवा को, इष्ट राष्ट्र सेवा को। जैसे गाय बचेगी तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब बच पाएंगे, यह यथार्थ है। सत्य, बिल्कुल सत्य। उस विषय पे आप काम कर रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है, चूंकि मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ, और जी। लगातार लोग जो है मुझे गाय लेने के लिए हमसे कहते रहते हैं, मुझे 4 गाय चाहिए, मुझे 5 गाय चाहिए, देसी गाय दूध अच्छी वाली हो। तो कृपया करके मैं सिंगारे जी से नंबर ले लूंगा अभी आपका, और जी। मुझे क्या उपलब्ध हो जाएंगी गाय? हाँ, नवंबर में मेरे यहाँ 30 गाय ब्याएंगी, उनमें से 15 सेल करूंगा। दिसंबर में 32 ब्याएंगी, उनमें से 16 सेल करूंगा। बच्चियां मैंने अभी 50 दे दी है, फिर भी 25-30 बच्चियां भी हैं। तो बिल्कुल नवंबर दिसंबर में आप ले सकते हैं आके, और पहले एक बार आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जयपुर घूम भी जाएं, और वहाँ से 50 किलोमीटर है, मुझे फ़ोन कर लें, मैं जयपुर से ही वहाँ तक का व्यवस्था आपके आने जाने की कर दूंगा। नहीं ऐसी कोई स्वागत है। और नहीं भी लें, अगर गौमाता नहीं भी लें आप, तो कम से कम फार्म विजिट जरूर करें, क्योंकि आज हमारी आवश्यकता है एक अम्ब्रेला के नीचे, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारी आवश्यकताएं, वो सारी एक अम्ब्रेला के नीचे हो रही है। यहाँ तक कि जैसे वैसा आपने बताया था, मिट्टी के बर्तन भी, आज जो 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग है, वो मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन ही काम में लेते थे। पैसे वालों के यहाँ तो दूसरे बर्तन भी होते थे, और वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है। आज हम एल्युमिनियम और स्टील काम में ले रहे हैं, ये हमारे लिए स्लो पॉइजन है। तो एक अम्ब्रेला के नीचे सारे काम, यानी प्राकृतिक चिकित्सालय भी खोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे गाड़ियों की सर्विस जरूरी है, वैसे हमारी भी साल में 2 बार सर्विस जरूरी है। हम खान पान से ही हम हमारा शरीर बिगाड़ रहे हैं, तो वो भी शुरू कर रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सालय भी, जिसमें योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी तीनों होंगे, और मसाले तेल का भी, कोल्ड प्रेस ऑयल और ये सब हो रहा है, और सब्जी, फल, अनाज, 25 तरह के फलों के बगीचे हैं, और इस तरह के एक अम्ब्रेला के नीचे सारा काम हो रहा है। तो वो आप गोमाता खरीदें या नहीं खरीदें, कम से कम ये देखने के लिए फार्म आ जाएं, पधारें, स्वागत है आपका। आदरणीय भ्राता जी, जैसे दूध में पानी मिल जाता है, इस प्रकार से आपके विचार पूरे हमारे योगाहार परिवार के बिल्कुल वही है जैसा आपने कहा है। और हम लिखते हैं, हमें अभी आप कहीं भी हमारा मुन्नीलाल हैज लगा के, मुन्नीलाल जनसेवा आप देखेंगे या योगाहार हैज लगा के देखेंगे, तो निश्चित आपको पता पड़ जाएगा कि हम लिखते हैं कि हमें जिस प्रकार से मशीन का सर्विस साल में एक बार होता है, उस प्रकार से शरीर का सर्विस हमें अवश्य कराना चाहिए। ये हम लिखते हैं अभी रोज सोशल मीडिया पे, आज ही नहीं कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। तो आज मेरा मन प्रफुल्लित हो गया आपको सुन करके, चूंकि समय और अभी तो पूरी बातें हुई कहाँ हैं, और मैं चूंकि आपके सबके आशीर्वाद से पूरे भारत में कहीं भी किसी भी प्रदेश में चला जाऊं, पतंजलि किसान सेवा समिति का दायित्व परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्धि आचार्य जी ने मुझे दे रखा है। सारी जगह सब परिचय है, उदयपुर है, राजस्थान है, जयपुर है,
सब जगह है, लगातार फोन आते रहते हैं। तो मैं जरूर आपका इस भव्य धाम का दर्शन करना चाहूंगा। और आदरणीय, आप जो है बाद में फोन करके चर्चा कर लें जी जी अलग से। अभी बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, तो उनके जो है जी प्रश्नों के जवाब मिल जाए। जी जी हो। जी जी। तो मैं आदरणीय चंदन सिंह जी कोई हैं, एक नंबर से लेता हूं। तो चंदन सिंह जी अपना प्रश्न करें केवल, और कोई बात नहीं करें। जी, आदरणीय चंदन सिंह जी। आदरणीय प्रीनिता सांकरे जी, मेरी आवाज जा रही नहीं? हेलो। आ रही है दादू। हाँ, जी आ रही। प्रीनिता सांकरे जी अपना प्रश्न पूछें। जी धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता जी का हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। प्रश्न मेरा ये है कि देशी गौ माता पे मैं प्रणीता साकरे, मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से, तो गांव में जो देखती हूँ तो देशी गौ माता के प्रति लोगों की उतनी भावना नहीं है जो दूध को लेकर के हुड़ मची है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ट्रीटमेंट को लेकर के। दूसरी बात भाई साहब, ये ही चाहूंगी मैं कि अधिक से अधिक उपचार हम क्या कर सकते हैं। यहाँ जो वेटनरी वाले डॉक्टर हैं बहुत ज्यादा ऐसे मुझे लगता है कि उन्हें गाय माता के बीमारियों को लेकर के उतना ज्ञान नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत आपसे निवेदन है कि कृपया आप समय निकाल कर, आज का तो समय हो रहा है लेकिन दूसरे दिन का समय, दूसरे सत्र में आप जरूर अधिक से अधिक बीमारियों को लेकर के दवाइयाँ जरूर बताएंगे। ओम जय श्री राम, प्रणाम, जय गौ। जरूर जरूर। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम, बहुत ही शानदार इनका काम है, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि मेरा तो एक एक प्रश्न भी है, एक सुझाव भी है कि अगर योगाहार कार्यक्रम हो तो इनके यहाँ किया जाए तो अपने को बहुत सारी जानकारी इनके यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि हर चीज इनके यहाँ उपलब्ध है जो अपन चाहते हैं। योगाहार जो चाहता है हर आदमी को उसमें नॉलेज मिलेगा, और बहुत सी चीजें वहाँ अपने को देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और जो व्यक्ति करना चाहता है उसको करने को मिलेगी। मेरा एक प्रश्न ये है कि प्राकृतिक खेती में आप गेहूं में इनमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हो? जी ओम। देखिए, एक तो मैं स्वयं का खाद बनाता हूँ। वैसे देसी गौ माता की जो गोबर है उसके अंदर कुछ % तो नाइट्रोजन होता है। अगर आप इसको अगर अच्छी तरह से तैयार करके, जैसे थोड़ी सी ताजा गोबर के अंदर बेसन और थोड़ी छाछ मिला के उसको 15-20 दिन उसको ढक के रखेंगे, और उससे जो खाद बिल्कुल चाय की तरह भुरभुरा हो जाएगा, केंचुए खाद से भी कई गुना अच्छा है। एक तो उसके वैसा तैयार करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो हम उस खाद के अंदर मिलाते हैं, जैसे ग्लिरिसीडिया एक पौधा होता है, उसको भी हम खाद के अंदर जब पीसते हैं तो उसके पत्ते मिला देते हैं, उससे भी नाइट्रोजन बढ़ जाता है। उसके अलावा जो गोमूत्र से स्प्रे करते हैं, खट्टी छाछ से करते हैं, नीम ऑयल से करते हैं, उससे कीटनाशक फंगिसाइड तो होता है, और वो गिरता है जब, उससे भी थोड़ी सी उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि देसी गौ माता का जो गोबर है उसको अगर अपन सूखा नहीं डाल के तैयार करते हैं कई 2-3 तरह से, इसके लिए अलग से एक सत्र ना, तो मैं उससे पूरा बता दूंगा, तो कोई नाइट्रोजन की कमी नहीं रहेगी, आप कोई भी फसल कर सकते। आदरणीय दिनेश सेनवाल जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, और चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जो नस्ल सुधार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब दुग्ध ज़्यादा होगा गौ माताओं से तो उनकी देख रेख भी ज़्यादा होगी। लेकिन यहीं पर एक बात सामने आती है कि कहीं हम कुछ गौ माताओं से हमने बहुत दूध प्राप्त किया, लेकिन हम गाय की अन्य प्रजातियों को उनकी जीवन पर संकट तो नहीं डाल रहे हैं। मैंने असम में जाकर के ये बात देखी कि वहाँ पे बहुत सारी गाय हैं, छोटी-छोटी गाय हैं, 2-2.5 लीटर या 10 या 5 लीटर तक दूध देने वाली। लेकिन जो बड़ी गाय है, ज़्यादा दूध देने वाली, सबके घर पे आ गई हैं, डेयरी में आ गई हैं, और वो जो वहाँ की इंडिजिनस प्रजातियाँ हैं 2-3 तरह की, वो सड़कों पे आ गई हैं। हालाँकि वहाँ पे चारे की कमी नहीं है, बड़े-बड़े मैदान हैं घास के, और लेकिन वो हाँ, एक तरह से संकट उन पे मंडरा रहा है।
तो कहीं हम दुग्ध उत्पादन को ज्यादा लें और ये समझें कि इससे गौ माता की रक्षा होगी। हमारा स्वार्थ यहाँ तो नहीं बढ़ रहा है कि हम गाय की भारत में 50 से अधिक जो प्रजातियां हैं उन पे कहीं संकट तो नहीं डालने वाले। जी आदरणीय। जी सर, इस प्रश्न का जवाब दें, क्या है आपका उत्तर? हाँ, अभी दे रहा हूँ। जी बीच में कोई फोन आ गया। बिल्कुल आपकी बात 100% सत्य है। और मेरा भी ये मानना है कि जैसे गिर गाय है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, थोड़ा सा लगता हो हरियाणा, दिल्ली, ये साहिवाल, गिर, थारपारकर, राठी, ये यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप सही कह रहे हो कि बंगाल में भी ले जा रहे हैं, असम से भी मेरे पास फोन आते हैं कि हमें गिर गाय दे दो। और कर्नाटक में आप देखेंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु में हमारे यहाँ से थारपारकर गई थी 7-8 साल पहले, और वहाँ 80% सक्सेस भी है। लेकिन आप कह रहे हो कि लोकल ब्रीड का फिर वो सड़कों पे आ जाएंगे, ये सत्य है। तो इसके लिए तो देखो, आप सब मिलके सरकार के साथ क्या कर सकते हैं। सरकार के साथ मिलके कुछ इस तरह का कर सकते हैं कि या तो वही जो ब्रीड है उसका हल्का सा दूध का उत्पादन उसी का अगर 2 लीटर की जगह 4 भी हो जाएगा तो लोग पालेंगे, और उसका गोबर गौमूत्र यूज करेंगे तो खेती भी हो जाएगी, जैविक खेती भी होगी और ये सब होगी। लेकिन अब इसका तो मैं तो क्या बताऊं, ये जी तो जी बात सत्य है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ये इधर जो हमारा ये एरिया है पश्चिमी और उत्तरी, यहाँ तो जो मैंने कहा है उस तरह से अगर हर घर में आप जैसे मेरे जैसे तो एक एक दो दो गाय पाल लेंगे, लेकिन जो किसान पाले, जो जर्सी एचएफ उसको हटाना है, जो विदेशी ब्रीड को हटाना है, तो उसके लिए तो देखो थोड़ा सा अच्छा नंदी या सॉर्टेड सीमन यूज करके दूध का उत्पादन बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी किसान गाय पालेगा। अदरवाइज ये जो आप अच्छी बता रहे हो ये भी हमारे यहाँ तो लुप्त होती जा रही है। तो इसके लिए तो निवेदन है कि जर्सी को हटाने के लिए तो हमें अच्छा नंदी और सॉर्टेड सीमन से देसी गाय को इस पर्टिकुलर हमारे एरिया में ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसी मेरी राय है। जी जी मैं आदरणीय स्वास्थ्य एंटरप्राइज को सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपनी बात कहें, प्रश्न कहें। जी मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ सर। ये जो गाय दूध नहीं देती, इन गाय से हम लोग क्या चीज बनाए जो 1 महीने में कितनी इनकम हो सकती है, इसका अगर आपने कभी अवलोकन किया हो, इन गाय को रख के हम कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो इसका खर्चा है, मान लो वो 100 रुपए खाती है, 50 रुपए खाती है, तो उतना गोबर और गोमूत्र उसका बाई प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। अभी देखिए आप गोबर के आप केंचुआ खाद बना सकते हो। अभी दीपावली पे हमारे यहाँ राजस्थान में तो दीपक इतने बने हैं, एक ही मेरे पास में है जिसने 6 लाख दीपक गोबर से बनाए हैं और अच्छी इनकम ली है। तो दीपक बना सकते हो। आजकल मूर्तियां भी गणेश जी की, जैसे गणेश जी का विसर्जन करते हैं पूजा के बाद, तो जो जिसकी बनती हैं वो चाहे समुद्र में, नदी में डालो, नुकसान ही करती हैं। अगर गोबर की गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की अभी हम पूजा करते हैं, तो ये कहीं भी डालेंगे खाद के रूप में काम होगी। तो अगर, लेकिन इसके ऊपर इनकम नहीं होगी, लेकिन उस गोमाता का पूरा जो खर्चा है 100 रुपए का, 50 रुपए का, वो बच जाएगा। गोबर के बहुत सी चीजें उत्पाद बना सकते हो। इसके ऊपर या तो अलग से चर्चा कर लो, या मेरे यहाँ राजस्थान में, मेरे यहाँ तो ज्यादा नहीं बन रहे, मैं तो सिर्फ खाद बना रहा हूँ। और बीच में ईंट और गमले बनाए थे, लेकिन उसकी मार्केटिंग ज्यादा नहीं हो पाई, तो एक बार गो कास्ट, हमारे यहाँ तो कई शमशान घाट में है जो उससे जो डेथ होने के बाद जो शमशान घाट में जलाते हैं, लकड़ी की जगह ये गो कास्ट को काम में ले रहे हैं, उससे भी वो सेल कर सकते हैं। गोमूत्र से जैसे मैं कीटनाशक फंगीसाइड बना रहा हूँ, और वो 250-300 रुपए में बेच सकता हूँ मैं उसको, ले जाते भी हैं 1 लीटर।
तो गौमूत्र से कीटनाशक फंगीसाइड बना सकते हैं आप, गौमूत्र का अर्क बना सकते हैं, एक छोटा सा प्लांट मशीन लगा के, उससे आप इनकम ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गौमाता जितना खाती है दूध के बिना भी, गोबर गौमूत्र से उतना उसका खर्चा निकल सकता है, और आप सेवा करोगे घर में, वो एक अलग चीज है। तो इसके लिए तो कोई अगर क्योंकि करना अभी चाहे, हमारे यहाँ ट्रेनिंग मिलती है, वो दिला दे। अभी सबसे बड़ी समस्या है जो गाय रोड पे हैं, तो उनका गोमूत्र और गोबर से अगर हम लोगों को कहीं ट्रेनिंग मिल जावे तो हम लोग ट्रेनिंग लेने को तैयार हैं। तो इसके विषय में थोड़ा, ट्रेनिंग के विषय में बताइएगा। ट्रेनिंग में तो देखिए, जैसे मैंने दीपक वाला निवेदन किया था, वो 4-5 उत्पाद तो वो बनाते हैं, उनके यहाँ हो सकती है। जैसे गमले, ईंटर, गोकास्ट वाली है, वो छोटी छोटी मशीनें आती हैं, वो 2 दिन में मेरे यहाँ भी सीख सकते हैं। लेकिन और जो मूर्तियां हैं, इनका जो पेस्ट बनने लग गया आजकल, जो गोबर का लेव देते हैं ना, प्लास्टर टाइप, वो बन रहा है, उसकी ट्रेनिंग एक हरियाणा में मिलती है। तो कौन कौन से उत्पाद आप क्या बनाएंगे वो सिलेक्ट कर लें, तो मैं बता दूंगा कि इसकी यहाँ ट्रेनिंग हो जाएगी, इनकी यहाँ हो जाएगी, और जो मेरे यहाँ होगी वो मैं बता दूंगा। हो सकती है जो आप कह रहे हो कि रोड के ऊपर है, तो जैसे हमारे राजस्थान में गौशाला है और अनुदान देते हैं, शायद आपके यहाँ भी होगी, वहाँ इकट्ठी कर लो, थोड़ा सा पक्का करके नाली बना दो, गौमूत्र इकट्ठा हो जाएगा और गोबर तो वैसे इकट्ठा हो जाएगा, तो बच सकती हैं। जी लेकिन सर, आप जैसे हम 2-4 को मिलकर संगठित होगे, इकट्ठा कर रहे हैं सर, है सर। इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग एक्चुअल में सर साइलेज भी निर्माण करते हैं, आपको बताएं कि लगभग जी। साल भर में 20,000 कुंटल साइलेज गाय के लिए बनाते हैं। जी, जहां जी, अनाज उगाते हैं वहां हम गाय के लिए चारा उगाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपसे बस यही है कि कुछ कुछ हमें गाइडेंस अगर मिल जाएगी, जैसे आपने ब्रिक्स बनाने की है वो जी, मिल जाए। आपके बहुत अच्छे अनुभव हैं, हम इनका फायदा उठाना चाहते हैं, आप जी, हमें जी, जरूर से इसमें मदद करें। बिल्कुल। आप नंबर ले लें, बात कर लें दिन में, इससे संबंधित जहाँ भी होगी मैं आपको बता दूंगा। जी 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 सर, प्रणाम सर। आदरणीय सीएम राय जी। सीएम राय जी ओम, जी। सदन को प्रणाम। मैं अनिल कुमार राय गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मैं सर एक चीज जानना ये चाहता था कि ये जो गिर गाय या साहिवाल या राठी आप बता रहे हैं, तो जो राठी से जो हमारे बछड़े पैदा हो जाते हैं, तो क्या वो बैल के रूप में, जैसे यहाँ हम लोग की देसी गाय के बछड़े उपयोग में हम लोग लाते हैं, वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे क्या? और दूसरी बात कि सर आपने जो कंपोस्ट की खाद बनाने की विषय में बताया, तो सदन से अपील है कि जब सर एक दिन आपका ये रखा जाए तो सब उसको विधिवत बता दे, जिससे हम लोग को नाइट्रोजन की मेन समस्या है वो अगर पूर्ति हो जाए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। जी हो। देखिए, आपने जो बैल नंदी की बात की, जो बैल बछड़े हो जाते हैं, एक तो हमारे यहाँ राजस्थान सरकार ने तो किसानों को वापस, अगर एक बैल जोड़ी रखता है, उससे खेती करता है, चारा लाता है या कोई काम में लेता है, तो उसको 30,000 रुपये साल के देगी, राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आप मेरे यहाँ तो देखो कि 2-3 काम में ले रहा हूँ मैं। एक तो जैसे मैंने बताया, बैलगाड़ी से पूरा चारा पड़ता है, वो आता है। उसके अलावा अभी मैंने एक नया प्लांट लगाया जिससे बिजली और आटा पीसेगा और हरा चारा भी कटेगा। वो बैल से भी वो सिस्टम है जो अभी गोटेक हुआ था जयपुर में, गो महाकुंभ, उसमें वो गंगानगर के सरदार जी लाए थे, मैंने उसको परचेज फार्म पे लगा लिया है। तो इस तरह से ज्यादा नंदी हों, लेकिन 1-1, 2-2, 3-3 तो किसान है वो काम में ले सकता है उनको। बाकी आप रोड पे ज्यादा है, उनको सबको काम में लेना चाहो तो पॉसिबल। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आखिरी प्रश्न है सर, समय हो गया है। तिवारी जी अपना प्रश्न करिए। जी सुरेंद्र भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गायों को लेके। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारी रोड पे गायें हैं, इनमें जो सार्टेड सीमन बता रहे हैं, क्या इनको हम कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये 3-4 ब्रीड का आ सकता है। देसी गाय है तो मान लो आपके पास थार पारकर या मिक्स है, कोई मिक्स मतलब जर्सी नहीं, दूसरी, या गिर का कुछ उसमें, देसी थार ही पारकर गाय की है, चल गया कि उससे छोटी हो गई, बड़ी हर तरह की गाय है। उन सब छोटी पे तो नहीं, लेकिन जो बड़ी जैसे गिर है, थार पारकर है, साहिवाल है, राठी जो पूरी है,
जिसका वजन करीब 350-400 किलो है, उनके वो सीमन आप लगा सकते हो। छोटी जो है उनमें कुछ हल्का वाला जो ज्यादा बड़ी ब्रीड ना हो उसका सीमेन अपन करवा दें। उसका सीमन अभी नहीं आया। एनडीडीबी भारत सरकार से मैंने कहा था, अधिकारी मिलते रहते हैं, मेरे यहाँ भी प्रोजेक्ट में आते हैं, मैंने उनसे भी निवेदन किया, तो वो कह रहे हैं अभी शुरुआत की है हमने। राजस्थान सरकार भी अब सॉर्टेड सीमन बनाने लग गई, अभी तक तो बाहर से आ रहा था, तो थोड़ा टाइम लगेगा। छोटी के लिए भी आ जाएगा, हर ब्रीड के लिए आएगा, लेकिन अभी शुरुआत हुई है, तो मैं समझता हूँ 5-7 साल लगेंगे। भी बड़ी हैं उनके, आप जब तक आप यूज करके उनको। चलिए, इसके लिए मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा, हमारे पास कितने वजन वाली हैं। एक चीज और ये जानना चाह रहे हैं, अगर बछिया लेनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भाई बछिया कम से कम एक गाड़ी में 4 जाएंगी, एक ले जाओगे तो भी किराया आपको गाड़ी का 20,000 लग गया। 3-4 तो 2-3 मिलके मेरे यहाँ से ले जाएं। और मैं बछिया बता कितने दूंगा, की मिल जाती है? ये गाय बनेगी, ये 14 लीटर दूध देगी, 18 देगी, ये 20 देगी, और ब्रीड वाइज उस हिसाब से उसकी कीमत है। अब मैं तो देखो गिर बचाना और थार पारकर जी। गिर और थार पारकर की बछिया का थोड़ा सा। मेरे यहाँ तो सिर्फ मैं अभी एक ही ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, और हो सकता है 1-1.5 साल बाद में थार पारकर पे भी काम करूँ, लेकिन एक बार इसको हाईएस्ट ऊंचाई तक, मतलब 15, 20, 25 लीटर वाली हर गाय हो जाए मेरे यहाँ, 200-400 वाली, उसके बाद मैं दूसरी ब्रीड पे काम करूंगा। फिलहाल मेरे पास कौन सी ब्रीड है? गिरी मिलेंगी। इसकी बछिया अगर लेनी है कितने की? जी सर, एक बछिया कितने की मिल जाएगी? बछिया देखो ब्रीड और उसके दूध कितना होगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये गाय बनेगी जब इसके 18 लीटर दूध होगा, 1-2 लीटर ऊपर नीचे हो सकता है, उस हिसाब से ब्रीड के हिसाब से कीमत है। मिनिमम 50,000 है, ऊपर 80,000 है बछिया की। जी धन्यवाद। लेकिन किसानों से आप लेना चाहोगे तो मैं आपको 10,000, 20,000 में भी दिलवा दूंगा, उसमें मैं मदद करूंगा पूरी। जी और सर बहुत सुंदर, आपका आज की हमारी कक्षा बहुत अच्छी रही, आपसे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हमारा सदन इससे लाभान्वित हुआ है, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं सर। प्रकल्प कितने एकड़ में है सर? ये प्रकल्प कितने एकड़ में चल रहा है?